नमस्कार, अक्षर ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। इस चैनल पर हम रुचिकर और सरल ढंग से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं, इसको आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आज हम लोग षडवर्ग का पार्ट 2 ले रहे हैं। षडवर्ग का पार्ट 1 में हमने ये जाना कि वर्गाज कितने होते हैं, जैसे षोडश वर्गाज होते हैं और क्या इनका महत्व है, ये अब हम आज इसको लेंगे, है। तो ये जो इसमें षोडश वर्ग तो हैं, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो षडवर्ग माने जाते हैं। वैसे तो सभी का अपना महत्व है, लेकिन षडवर्गों को ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है कि इसमें जीवन की मेन जो घटनाएं हैं वो सारी इसमें षडवर्गों में कवर हो जाती हैं। और इन 6 वर्गों में भी अगर हमारे प्लैनेट वेल पॉजिटेड होते हैं तो हम उन प्लैनेट्स को बली मानते हैं। तो अब ये षडवर्ग को ही अभी हम पकड़े कि इसके हम क्या क्या नाम हैं। तो हमने जैसे लिया था ना, D1 लिया था, तो उससे हमें D1 है ये, है ना, इससे हमारा शरीर का पता चलता है। ये D2, इससे हमें संपत्ति का पता चलता है, ये भी हमने पढ़ लिया। D3 देशकांड, इससे भी हमने पढ़ लिया कि देशकांड से साहस को देखते हैं। ये 3 हम लोगों ने अभी स्टडी कर लिए थे पिछले वीडियो में। अब आते हैं हम D9 पर। ये षोडश वर्ग जो षड वर्ग है उसमें D1, D2, D3 है ना, उसके बाद D9 जिसको कि हम नवांशा चार्ट कहते हैं। D9 चार्ट को अब इसको हम यहाँ पे लगन के बजाय इसको नवांश लिख लेते हैं हम, क्योंकि इसको हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको समझिए कि हमने ये नवांश चार्ट बना लिया। हमारा ये D1 चार्ट नहीं है, ये D9 चार्ट है। अब ये हमारा D9 चार्ट है। तो हम इसको कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, इसका क्या महत्व है, इसको हम यहाँ पर लेंगे। इस तरह से षोडश वर्ग में क्या क्या आता है, एक बार उसको लिस्टिंग को पूरा कर लेते हैं कि इसमें षड वर्ग में हमारे D1, D2, D3, D9, D12 और D30 आते हैं। इसका नाम है त्रिशांशा D30 का, और D12 का द्वादशांशा। द्वादश का मतलब 12 होता है संस्कृत भाषा में। तो ये द्वादशांश, जो जितने अंश यानी जितने डिग्री पर हम डिवीजन कर रहे हैं, जितनी बार से भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे डिविजनल चार्ट का नाम होता है। जैसे कि D1 में तो हम कोई भाग दे ही नहीं रहे, तो D1 हमारा वही लगन चार्ट, वही शरीर। और D2 में 2 से भाग दे दिया तो 15-15 डिग्री के 2 हिस्से हो गए, उससे हम धन की स्थिति निकालते हैं। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ ही लिया है। D3 में क्या करते हैं कि एक जो हमारा हाउस है उसके 3 पार्ट हो जाएंगे। इसी हाउस में बैठा हुआ कोई प्लैनेट 10 डिग्री का है तो वो अलग देशकांड में चला जाएगा, 10 से 20 के बीच में है तो वो अलग देशकांड में चला जाएगा, 20 से 30 के बीच में है तो वो अलग देशकांड में चला जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि एक राशि के हमने 3 भाग कर दिए तो 36 भाग हो गए। इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर पहुंचेंगे कि एक ही ये 12 के वो 36 हो गए, क्योंकि हमने एक को भी 3-3 भागों में बांट दिया। तो हम अब इससे हमें क्या होगा, प्रिसीजन मिलेगा ना। जो प्लेनेट 10 डिग्री का यहाँ दिख रहा था, हो सकता है 10 डिग्री का देशकांड में वो यहाँ चला जाए, क्योंकि उसका फार्मूला लगेगा ना। वो तो हमने फार्मूला तो लगाया नहीं, हम तो अभी उसको समझ रहे हैं कि कैसे होता है। इसी तरह से 20 डिग्री का प्लैनेट है तो हो सकता है वो यहाँ पहुंच जाए या यहीं रह जाए। वर्गोत्तम होगा तो वहीं के वहीं रह जाए, मतलब उसी राशि में रहने वाला है, उसकी कैलकुलेशन से आ रहा है कि भाई ये यहीं रहेगा। बेशक एक 10 डिग्री का है या 30 डिग्री के भी कभी कभी कोई प्लैनेट वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 12 के 36 मतलब हमने टुकड़े करके और फिर ग्रह की सेटिंग करी, तो उससे हमको और प्रिसीजन मिलता है कि D1 में जो ग्रह यहाँ दिख रहा था वो एक्चुअल D3 में या देशकांड में कहाँ पहुंच गया, कितना साहस हिम्मत दे पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि D1 में प्लैनेट नीच राशि का है और वो D3 में चला जाता है अच्छी पोजीशन में, और तो वो हमें ये बताता है कि इतना कमजोर नहीं है जितना हमें D1 में वो दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से D9 आता है। अब D9 का बहुत महत्व है। D9 को आप ऐसे समझते हैं हम लोग कि जैसे D1 हमारा शरीर है तो D9 हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारा इनर सब कुछ D9 है। मतलब D1 में हम सुपरफिशियली हमारी रंग रूप, हमारी शक्ल सूरत वो दिखती है D1 में, और D9 में हमारा इनर दिखता है कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारे मनोभाव कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है और हमारा ग्रहों का बल कैसा है।
तो अब इसमें एक शब्द यहाँ पे वर्गोत्तम भी हमने लिखा है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर अब D1 नहीं बनाया है, हम ये सोच रहे हैं कि कोई भी कुंडली का ये D9 चार्ट है मान लीजिए, है ना। तो अब इसको हम अभी एक्सप्लेन, अभी हमने जैसे पिछले में बनाया था, अभी हमें यहीं पे मंगल लिख लेते हैं हम अपना, है, और यहाँ पे हमारा मान लीजिए सूर्य आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा, यहाँ चंद्रमा आ जाता है मान लीजिए सपोज, ठीक, और गुरु हमारा यहाँ आ गया, सूर्य चंद्र मंगल बुध, बुध हमारा मान लीजिए चला गया यहाँ पर, ठीक है, शुक्र भी यहीं आ गया, ठीक है, और राहु मान लीजिए यहाँ आ रहा है, केतु मान लीजिए यहाँ आ रहा है। ये हमने एज्यूम किया है, हमारा ये कोई चार्ट है नहीं, हमने एज्यूम किया है, क्योंकि अगर हमारा एक्चुअल चार्ट होता ना तो ये बुध शुक्र बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते, हालांकि अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए सूर्य से, लेकिन ये भी एक बात, हम जैसे ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं तो हमें ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि शुक्र और बुध सूर्य से यानी कि 2 भाव समझ लीजिए, 1 2 3 है ना, तो 2 भाव से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। बुध तो शायद ही कभी जाता है, शुक्र 1 2 भाव चला जाता है, तो इसको कहते हैं कि 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री से आगे नहीं जा सकता बुध और शुक्र, क्योंकि ये इंटरनल प्लैनेट है। तो हमने ये एज्यूम किया है, लेकिन इसको ऐसे करना भी नहीं चाहिए, हमने इरेज ही कर लेते हैं, सूर्य के आसपास ही रखते हैं बुध को और शुक्र को, क्योंकि वरना ये गलत विचार हो जाएगा। शुक्र जो है ना बुध सूर्य से, और बुध जो है ये हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अक्सर ये साथ साथ होते हैं, या एक हाउस आगे या एक हाउस पीछे होते हैं। शुक्र अगर जाएगा, मैक्सिमम जाएगा तो इस हाउस में जा सकता है, यानी कि सूर्य और शुक्र के बीच में 45 डिग्री से अधिक की डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी कुंडली में, जैसे अभी मैंने यहाँ लिख दिया था, अगर ऐसा हो तो डाउट करिए हमेशा कि भाई ये कुंडली सही है कि नहीं है, मतलब आपने सही प्रिंट करके लाए हो कि नहीं लाए हो, कहीं गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि ये जाएगा ही नहीं, इंटरनल प्लैनेट है ना, बुध और शुक्र सूर्य के बहुत क्लोज हैं, तो ये इतनी दूर जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई हमारी कि प्लैनेट इतनी ज्यादा दूर नहीं जा सकता, ठीक है। अब हमारी बात आई कि अगर हमारा नवांश चार्ट है, तो हमने पहले ही कह दिया कि D1 अगर हमारा शरीर है तो D9 हमारी आत्मा है, हमारा इनर सेल्फ है, हमारे अंदर का अंदरूनी पोजीशन बताता है प्लैनेट्स की, और हमारे ग्रहों के एक्चुअल बल को बताता है। अब एक्चुअल बल कैसे पता चलता है? सपोज जैसे D1 में भी हमारा मंगल यहीं था और D9 में भी हमारा मंगल यहीं आ गया, तो एक तो भाव भी वही का वही आ गया, वहां पे भी लगन में था, यहाँ पे भी लगन में, वहां पर भी मेष राशि में था, यहाँ पर भी मेष राशि में। तो ऐसे ग्रह को जो D1 में भी वहीं बैठा होता है उसी राशि में, और D9 में भी उसी राशि में पहुंच जाता है, ये होता है कैलकुलेशन के आधार पे, ऐसा नहीं कि हमारा मन चाहा तो हमने लिख दिया। वो हमने बताया था ना, कैलकुलेशन के आधार पे D30 को 9 भागों से विभाजित करेंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट इतना एक एक हिस्सा मिलेगा। अब आप सोच लो कि 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर है तो प्लैनेट यहाँ का यहीं रह जाएगा, और अगर वो 6 डिग्री का हो गया या 3 डिग्री 20 मिनट से 1 भी मिनट आगे हो गया तो ये यहाँ नहीं रह पाएगा, फिर इसकी पोजीशन बदल जाएगी। तो अगर ये मंगल हमने यही मान लिया कि मान ली सपोज 3 डिग्री का ही है था और ये यहाँ के यहीं आ गया है, तो ऐसे प्लैनेट को वर्गोत्तम कहा जाता है। वर्ग पढ़ रहे हैं ना हम, वर्ग पढ़ रहे हैं, षड वर्ग, तो वर्ग में उत्तम हो गया, क्योंकि D1 में भी वहीं था, D9 में भी वहीं आ गया। तो वर्गोत्तम जो प्लैनेट होता है, ये तो एक टर्म हो गया, ये तो हमारा मतलब एस्ट्रोलॉजिकल टर्म है। जो लोग स्टडी करते हैं एस्ट्रोलॉजी की उनको पता होता है व्हाट इज वर्गोत्तम, लेकिन एक जनरल आदमी के लिए, एक जनरल जो हम जैसे हल्का पढ़ रहे हैं या हम गए हैं पंडित जी से बात करने, तो उनके हिसाब से, एक लर्नर के हिसाब से ये समझ लीजिए कि ये ग्रह पावरफुल हो गया। सिंपल भाषा में है कि ग्रह को पावर मिल गई। जो ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है वो ग्रह बली हो जाता है, उसको बल मिल जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि उसको पॉजिटिव ही बल मिले, कभी कभी नेगेटिव प्लैनेट को भी बल मिल जाता है। जो प्लैनेट हमारी कुंडली में अच्छा हाउस का लॉर्ड नहीं है, अच्छी पोजीशन में नहीं है, अच्छा का, वो भी नीच वर्गोत्तम हो जाते हैं, उच्च वर्गोत्तम हो जाते हैं, राशि वर्गोत्तम हो जाते हैं, भाव वर्गोत्तम हो जाते हैं। ये फर्दर डिविजन्स है ना। तो लेकिन एक टर्म यह है कि वर्गोत्तम होने के बाद प्लैनेट को पावर मिलती है, यानी कि बल मिल जाता है। अच्छा, इसी तरह से
अब हमने देखा जैसे यहाँ पे हम चंद्रमा को देख रहे हैं, अब वहां पे हमारा चंद्रमा कहीं और था और यहाँ पे हमारा चंद्रमा मान लीजिए वृश्चिक राशि के अंदर आ गया। एक तो वैसे 8th हाउस में भी चला गया तो ये वीक हो गया, ऊपर से ये चला गया अपनी नीच राशि में, डेबिलेटेड हो गया। डेबिलेटेड वर्ड आता है, इसके लिए डी लिख देते हैं हम लोग खाली, मतलब चंद्रमा लिखा है उसके पास में कहीं पे भी डी लिख दो, ऐसे बल्कि ज्यादातर ऐसे ऊपर ही लिखते हैं कि ये डी है, यानी ये डेबिलेटेड हो गया। डेबिलेटेड का मतलब हो गया ये अपनी नीच राशि में, इसकी ये फेवरेट राशि नहीं है, इसकी पसंदीदा राशि नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये चंद्रमा D9 में जाके नीच का हो गया, डेबिलेटेड हो गया, तो चंद्रमा हमारा जो हो सकता है कि D1 में बड़ी वेल पॉजिटेड था, यहाँ ये वेल पॉजिटेड नहीं रहा, तो ये कमजोर हो गया है। ठीक है, ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब हम गुरु को भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि वहां जहां भी गुरु था D1 में हमारा, यदि D9 में नवांशा में गुरु हमारा कर्क राशि में आ जाता है तो ये क्या हो गया, एक्साल्टेड जुपिटर हो गया। एक्साल्टेड यानी कि अपनी उच्च राशि में चला गया। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि गुरु के पास बहुत सारे कारकत्व हैं, धन का कारकत्व है, संतान का कारकत्व है, स्त्री कुंडली में पति का कारकत्व है और लाभ का कारकत्व है इसके पास, और धर्म का भी कारकत्व है ना। तो अब ये जुपिटर अगर D9 में उच्च का हो रहा है तो इसको अच्छी खासी पावर मिल गई, ये अपने कारकत्वों की के हमें पूरे फल देने का प्रयास करेगा। कब देगा, जब इसकी दशाएं चलेंगी, मतलब जब, जरूरी नहीं महादशा मिले हमें, लेकिन महादशा में अंतरदशाएं तो पूरी 9 मिलती है ना, तो जब जब अंतर आएंगे प्लेनेट के तो तब तब वो अकॉर्डिंग टू हिज रिलेशन विद अदर प्लैनेट्स, महादशेष के साथ कैसा संबंध है उसके अनुसार ये फल देगा। तो ये बात यहाँ पर आ गई। इसी तरह से D12 है। अब ये D12 क्या है कि 12 भाग किए गए, 12 से भाग दिया गया है 30 डिग्रीज को, तो ये निकाला जाता है। अब इसमें अब माता पिता की पोजीशन पता चलती है। अब पूरी कुंडली की कैसे स्टडी करें, तो इसका तरीका ये होता है कि D12 मान लीजिए हमें देखना है और माता पिता की पोजीशन, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि D12 का लग्नेश कैसी पोजीशन में है, D12 में D1 का लग्नेश हमारे D12 में कैसी पोजीशन में है। D1 का लग्नेश D12 में 6, 8, 12 में तो नहीं चला गया, अगर वो दुख हाउसेस में चला जाता है तो फिर हम ये कहते हैं कि इस जातक को माता पिता का सुख थोड़ा सा कम मिलेगा। इस तरह से इनको इंटरप्रेट किया जाता है। इसी तरीके से अगर जो जैसे नवांश लॉर्ड है, अब यहाँ तो नवांशा का स्वामी बन के मंगल स्वयं नवांश के अंदर बैठा हुआ है, लगन के अंदर ही बैठा हुआ है, तो उस हिसाब से अगर ये किसी की सचमुच में नवांश कुंडली है, ठीक है वो राहु के साथ बैठा है, वो हम फर्दर स्टडी करेंगे बाद में, लेकिन लग्न में ही मेष राशि के अंदर मंगल D9 के अंदर बैठ गया, और वो भी हम अगर देख पा रहे हैं कि मान लीजिए ये वर्गोत्तम है, वहां भी ऐसे ही बैठा था, यहाँ भी ऐसे ही बैठा है, तो ये बहुत अच्छा हो गया। लग्न का वर्गोत्तम होना भी अपने आप में एक शुभ लक्षण होता है। कई बार कुंडली जब आती है देखने के लिए, या हम खुद देखते हैं, अपनी देखते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति की लग्न वर्गोत्तम हो रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि इस जातक को मोटा मोटी सब चीज ठीक ठाक मिलेगी, क्योंकि लग्न वर्गोत्तम हो गई। लग्न क्या है, लग्न पर्सनैलिटी है, हम खुद हैं लग्न, तो लग्न का वर्गोत्तम होना एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। यानी इस जातक में मादा है, कैपेसिटी है, वो अपनी लाइफ में जो भी आएगा, अगर संघर्ष भी आएंगे तो उनसे वो कोप अप कर लेगा, फाइट करके निकल सकता है। तो लग्न का वर्गोत्तम होना, लग्नेश का वर्गोत्तम होना एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। तो इसलिए D9 और D9 की स्टडी विवाह के लिए भी की जाती है, मैरिटल लाइफ के लिए की जाती है। जैसे हम D1 में इस हाउस से सुख देखते हैं, उसी तरीके से नवांश कुंडली में इस हाउस से विवाह का सुख देखा जाता है। मतलब शादी से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए नवांश कुंडली का चौथा हाउस देखना चाहिए कि ये पीड़ित तो नहीं है। अब जैसे हमारी इस कुंडली में यहाँ पे मंगल की दृष्टि तो आ रही है, लेकिन बहुत ही सुंदर प्लेनेट जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, तो बैलेंस करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगी मंगल की दृष्टि के कारण, किंतु गुरु का यहाँ बैठना और वो भी अपनी उच्च राशि में बैठना, तो हम इसको अच्छा मान लेंगे, है ना। तो ये चीज होती है। इसी तरह से कई बार होता है कि D1 में तो लग रहा है कि भाई शादी हो जानी चाहिए, लेकिन D9 में गए तो पता चला 7th हाउस का लॉर्ड पीड़ित है। 7th हाउस में भी जैसे अब यहाँ पे ये मान लीजिए 7th हाउस में केतु का प्रभाव भी है, इधर से मंगल की भी दृष्टि आ रही है, तो ये 7th हाउस तो थोड़ा सा पीड़ित हो गया ना। तो ये चीज है, तो वहां पे हमें फिर शुक्र की पोजीशन देंगे। शुक्र की पोजीशन इसमें अच्छी है, मित्र के साथ बैठा हुआ है
और हमारे इधर दिग्बल के भी पास बैठा हुआ है, एक बल भी मिल रहा है इसको, तो ये फिर सपोर्ट कर लेगा हमको, क्योंकि ये कारक भी है विवाह। अगर ये मेल कुंडली है तो फीमेल कुंडली के हिसाब से भी देखें तो इसमें दोनों कारकों की पोजीशन अच्छी हो गई। अगर ये फीमेल की कुंडली हो तो जुपिटर जो है वेल प्लेस्ड है, केंद्र में बैठा हुआ है, अपनी एग्जाल्टेड राशि बैठा हुआ है, सुख भाव में बैठा हुआ है, तो ये विवाह के लिए उत्तम है। तो मान लीजिए हमें D1 में कुछ कमजोरी लग रही है, पर D1 में ये पुख्ता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे भाव जरूर पीड़ित है, लेकिन भावेश और कारक बन करके शुक्र भी और गुरु भी दोनों ही अच्छे हैं, चाहे मेल कुंडली के हिसाब से देखें चाहे फीमेल कुंडली के, तो हम यहाँ को देख करके कह सकते हैं कि नहीं नहीं, विवाह का मामला ठीक रहेगा और वैवाहिक सुख भी मिलेगा, क्योंकि चौथे भाव में अच्छा प्लेनेट बैठा है। यदि भी चौथे का लॉर्ड जरूर यहाँ चला गया है इस कुंडली में, लेकिन अगर चौथा भाव अच्छा है, स्वस्थ है, और उसके मालिक स्वस्थ है, उसके मालिक के ऊपर शुभ प्रभाव आ रहा है, ये हम मतलब उसको फिर हम वहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नवांश कुंडली को कभी भी इग्नोर हम नहीं करेंगे। D1 को जितना महत्व देंगे D9 को भी उतना ही महत्व देंगे, और D9 को हमेशा देखना चाहिए कि D9 में प्लेनेट की पोजीशन कैसी, क्योंकि D9 में ना एक्चुअल ग्रहों का बल हमको पता चलता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस होता है नवांश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुंडली होती है नवांश की। अच्छा, D12 में बता दिया, जो भी भाव, जो भी हम वर्ग देखते हैं उनमें सब में वर्गों के जो भी वहां का लग्नेश बन रहा है, जैसे नवांश में नवांशेष जो बन रहा है, D12 में द्वादशांशेष जो बन रहा है यानी लग्नेश वहां का, इसी तरह से D30 में जो त्रिशांशेष बन रहा है, उसकी पोजीशन 6, 8, 12 में होने से हमें पता चलेगा कि ये वाली जो स्थिति है इसमें कुछ कष्ट हो सकता है। और अगर वो केंद्र में है, त्रिकोण में है, स्वराशि का है, अपनी मित्र राशि का है, उच्च राशि का है, तो हम बोलेंगे कि ये वाली सिचुएशन या ये वाली परिस्थिति इस जातक के लिए अच्छी रहेगी। तो षड वर्गों में ये 6 वर्गाज आते हैं। इसके अलावा भी 16 वर्ग होते हैं जिनको हम लोग षोडश वर्गाज कहते हैं। तो अब D9 का महत्व है, इसी तरह से इसमें यद्यपि नहीं आता है, वो षड वर्ग में नहीं आता है, पर षोडश वर्गों में आता है D10।